गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम कक्षा 10 में लेसन नंबर 14 चैप्टर 14 में वीडियो का छठा भाग देखेंगे स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे समुद्रों से ऊर्जा। समुद्रों से ऊर्जा कैसे मिलती है, तो ध्यान दीजिए। इसमें है पहला टॉपिक है आपका ज्वारी ऊर्जा का। पहला टॉपिक क्या है स्टूडेंट? पहला टॉपिक है आपका ज्वारी ऊर्जा का। पहला टॉपिक क्या है? ज्वारी ऊर्जा का। चलिए ज्वारी ऊर्जा की हम बात करते हैं। देखिए, जब पृथ्वी क्या होती है, घूर्णन गति करती हुई पृथ्वी मुख्य रूप से चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव कारण सागरों में जल स्तर चढ़ता हुआ गिरता रहता है। चंद्रमा के जब पृथ्वी घूमती रहती है तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल आपस में प्रभाव डालते हैं। और जब प्रभाव डालते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रभाव क्या होता है? जलीय भागों को होता है। और जलीय भाग क्या होते हैं? उठते रहते हैं, गिरते रहते हैं। यदि आप समुद्र के निकट रहते हैं अथवा कभी समुद्र के निकट गए होंगे तो जानने का प्रयास कीजिए। आपने देखा होगा कि समुद्र के जल जो होता है किस प्रकार परिवर्तित होता है। इस परिघटना को ज्वार भाटा कहते हैं। जब समुद्र का जल ऊपर उठता है तो उसे ज्वार कहते हैं, जब नीचे जाता है तो भाटा कहते हैं। ज्वार भाटे से जब जल गिरता है, जल उठता है तो उससे ज्वारी ऊर्जा प्राप्त होती है। ज्वारी ऊर्जा का दोहन कर सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र में बांध बनाकर हम कर सकते हैं। यानी एक बांध बना दीजिए, जब ज्वार आएगा तो बांध में पानी भरेगा और बांध के नीचे टरबाइन लगा दीजिए। अब बांध जब भाटा आएगा पानी का वापस नीचे की तरफ आएगा और टरबाइन घूमेगा, और इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? ज्वारी ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब अगली ऊर्जा की बात करते हैं। अगली ऊर्जा है तरंग ऊर्जा। समुद्र क्या होता है? समुद्र में आप देखेंगे लहरें निरंतर चलती रहती है, तो विशाल तरंगों गतिज ऊर्जा कारण विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। महासागर के पृष्ठ के आसपास बहने वाली प्रबल पवनों के द्वारा हवा चलती है, तरंगें उत्पन्न होती है। तरंगी ऊर्जा का वही व्यवहारिक उपयोग हो सकता है जहाँ तरंगे अत्यंत प्रबल हो। यानी जहाँ तरंगे काफ़ी तेज हो वहीं पर हम विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, ताकि इतनी प्रबल हो कि टरबाइन घूम सके। और जब टरबाइन घूम सकेगी तो क्या होगा? हम उससे विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकेंगे। अब बात करते हैं ओशियन थर्मल एनर्जी, महासागरीय ऊर्जा की बात करेंगे। देखिए, समुद्रों महासागरों में क्या होता है? सूर्य का प्रकाश पड़ता है। जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो स्टूडेंट ऊपर का जल क्या होता है? ठंडा होता है। ऊपर का जल क्या होगा? जाहिर सी बात है, सूर्य प्रकाश ऊपर से पड़ रहा है। जो सूर्य प्रकाश ऊपर से पड़ रहा है तो ऊपर का जल क्या होगा? ठंडा होगा, गर्म होगा, और नीचे का जल क्या होगा? ठंडा होगा। इस ताप के अंतर को हम उपयोग करके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? समुद्र के जल के तापमान, यानी ऊपर का जल क्या है? गर्म है, और मान लीजिए यहाँ पर पानी गर्म है, समुद्र की सबसे ऊपरी सतह, और ये समुद्र की गहराई है, यहाँ पानी क्या है? ठंडा है। तो इस तापमान में अंतर, यहाँ गर्म है यहाँ ठंडा, इसमें तापमान में क्या अंतर है? इस तापमान में अंतर का उपयोग करके हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जेशन प्लांट, OTEC हम स्थापित कर सकते हैं। यानी महासागरीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, इसकी एक मर्यादा है कि महासागर के पृष्ठ में 2 किलोमीटर पर टेम्परेचर में 20 का अंतर होना चाहिए। अगर 20 से कम अंतर हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण नहीं कर सकते। पृष्ठ के तप जल का उपयोग अमोनिया जैसे वाष्पित द्रव्यों को उत्पादित करने में किया जा सकता है। इस पर बनी द्रव्यों को वाष्प बना के फिर से जनरेटर घुमाया जा सकता है। महासागर गहराइयों से ठंडे जल को पंपों द्वारा खींचा जा सकता है, उसको गर्म किया जा सकता है, और इस प्रकार से बार बार हम क्या कर सकते हैं? ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, महासागर जो है ज्वारी ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा का अति विशाल भंडार है। लेकिन इसके व्यवहारिक रूप से अभी तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि हम इसका ठीक से दोहन कर सकें। हमारा अगला टॉपिक है स्टूडेंट भूतापीय ऊर्जा। देखिए, पृथ्वी में भौगोलिक परिवर्तन के कारण पृथ्वी के अंदर जो होता है, बहुत सारी चट्टानें जो होती है अंदर की तरफ चली जाती है और पिघल जाती है। और जब ये चट्टानें पिघल जाती है तो कुछ क्षेत्रों में इकट्ठा हो जाती है, और जब कुछ क्षेत्रों में इकट्ठा होती है तो चट्टानें काफ़ी गर्म है, और कभी कभी क्या होता है? चट्टानें जल के संपर्क में आती है। जब जल के संपर्क में आती है, जल भी क्या होता है? गर्म होता है। और गर्म जल क्या होता है? आप देखते हैं कि गर्म जल से बादल बनता है, ऊपर की तरफ पानी वाष्पित होता है। गर्म जल में क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा शक्ति होती है। वो धरती को क्या होता है? बाहर निकलने का प्रयास करता है, और जैसे धरती से उसको कमज़ोर जगह कोई मिल जाती है, कमज़ोर पॉइंट पा जाता है, तो वही धरती चीर के पानी निकलने लगता है, और ये पानी को हम गर्म जल का चश्मा कहते हैं। ठीक है।
और कभी कभी क्या होता है, ये जो भाप है ये अंदर फंस जाता है और काफ़ी तेज़ से निकलता है। जब काफ़ी तेज़ निकलता है तो वहाँ हम बीच में अगर टरबाइन लगा दें ऊपर की तरफ, टरबाइन क्या होगा, घूमेगा, गति से निकल रहा है। जब गति से निकल रहा है टरबाइन घूमेगा और इससे क्या होगा, हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट ये आपको समझ में आया होगा। हमारा अगला टॉपिक है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिससे हम क्या करते हैं, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम जैसे भारी नाभिकों पर न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं। मान लीजिए ये भारी नाभिक है, इस पर हमने क्या किया, न्यूट्रॉन की बमबारी की है। क्या होगा, हल्के हल्के टुकड़ों में क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं और इनसे विशाल ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह तब होता है जब मूल नाभिक का द्रव्यमान विशिष्ट उत्पादों के योग से अधिक हो। उदाहरण के लिए यूरेनियम एक परमाणु विखंडन में से ऊर्जा मुक्त करता है। जो विशाल परमाणु में ऊर्जा होती है, वह 1 ग्राम जो यूरेनियम होगा, यूरेनियम का एक परमाणु जो है कार्बन के 1 करोड़ परमाणुओं से भी ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करेगा। यानी यूरेनियम का एक अणु परमाणु के 1 करोड़ अणुओं के बराबर ऊर्जा देता है। तो आप जान सकते हैं कितने अधिक प्रमाण में हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं नाभिकीय शक्ति के द्वारा। लेकिन इसकी एक मर्यादा है स्टूडेंट, नाभिकीय शक्ति से हम ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन ये नाभिकीय कचरा जो होता है इसका व्यवस्थापन करना जरूरी है, क्योंकि नाभिकीय कचरा अगर वायुमंडल में पहुंच जाए तो भारी हानिकारक प्रदूषण फैलाता है। साथ साथ इसका निकाल उचित तरीके से ना किया जाए तो विभिन्न प्रकारों के रोगों का घर बन जाता है। विकिरण से होने वाले रोग काफ़ी खतरनाक होते हैं। लोगों को कैंसर जैसी विकिरण रोधी त्वचा जैसी बीमारियां हो सकती है। इसलिए इनका योग्य निकाल ना किया जाए तो ये जितने वरदान रूप साबित होते हैं उससे ज़्यादा ही हमें हानिकारक लग सकते हैं। बात करते हैं पर्यावरण विषयक सरोकार। पिछले अनुभाग में हमने ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के विषय में अध्ययन किया। इनमें से किसी भी प्रकार की ऊर्जा का दोहन पर्यावरण में किसी न किसी रूप से विक्षोभ उत्पन्न करता है। आप जानते हैं किसी प्रकार की ऊर्जा का आप दोहन करेंगे तो किसी न किसी तरीके से पर्यावरण क्या होगा, प्रभावित होगा। तो ऊर्जा का चयन करते समय हमें निम्न परिस्थितियों का ध्यान रखना है, जैसे उस ऊर्जा का जो स्रोत है वह सरलता से मिले। दूसरी बात यह है कि ऊर्जा जो है प्राप्त करने में मितव्ययता हो, ज़्यादा प्रदूषण ना हो। इसके अलावा ऊर्जा जो है उसकी दक्षता ज़्यादा हो। इसके साथ साथ पर्यावरण को नुकसान ना हो। ठीक है, देखिए सीएनजी की बात करते हैं। सीएनजी जो है एक स्वच्छ ईंधन की तरह माना जाता है, परंतु यह कहना अधिक सही होता है कि कौन सा स्रोत अधिक स्वच्छ है। अगर हम अधिक स्वच्छ स्रोतों की बात करें तो आप जानते हैं जीवाश्म ईंधन जलाने से वायु प्रदूषित होती है, लेकिन धीरे धीरे हमने क्या किया, सौर सेल का उपयोग किया। इससे क्या हो रहा है, प्रदूषण मुक्त हो रहा है। परंतु यह हो सकता है कुछ युक्ति के संयोजन में पर्यावरण की क्षति हुई हो। यानी होता क्या है कि सौर प्लांट लगाने में क्या होता है, कभी कभी खेतों को नष्ट कर दिया, खेतों में लगा दिया जाता है, जंगलों को काट के लगाया जाता है। इससे क्या होता है, पर्यावरण का नुकसान होता है। हमें सौर प्लांट लगाते समय भी ऐसे क्षेत्रों में लगाना है कि जिससे वनों का भी बचाव हो सके, पर्यावरण की भी रक्षा हो सके, कम से कम ज़मीन का उपयोग हो। इन सभी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। स्टूडेंट, अब हम आगे बात करते हैं। अगला है कि कोई ऊर्जा स्रोत हमारे लिए कब तक बना रह सकता है। हमने पहले यह देख लिया कि हम अधिक समय तक जीवाश्म ईंधन पर निर्भर नहीं सकते, क्योंकि जीवाश्म ईंधन क्या होंगे, निकट भविष्य में क्या हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं। तो इन्हें हम समाप्य स्रोत या अनवनीकरण स्रोत है। इसके विपरीत हम लकड़ी जलाने से अगर वृक्षों को प्रतिस्थापित करें, जैव मात्रा प्रबंधन उचित प्रकार से करें तो हम निश्चित मात्रा में इसे, अगर कहने का मतलब है जितने प्रमाण हम लकड़ी जलाते हैं उतने प्रमाण वनों को लगा दिया जाए, या लकड़ी का दक्षतापूर्वक उपयोग किया जाए, बायोगैस प्लांट लगा दिया जाए, अधिक प्रमाण में वन लगा दिया जाए, और उससे जितना वन लगाया जाए उससे कम वनों को काटा जाए, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि लकड़ी भी लंबे समय तक ऊर्जा का स्रोत बनी रह सकती है। साथ साथ क्या हो सकता है, प्रदूषण को भी रोक सकते हैं। हम बायोगैस प्लांट लगा सकते हैं, हम सूर्य ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, पवन ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, ज्वारी ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, जल ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, भूतापी ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। यानी इन सभी ऊर्जा का उपयोग करके हम लंबे समय तक ऊर्जा को, जो अनवनीकरण स्रोत हैं, इन पर निर्भरता हमारी कम हो जाएगी, क्योंकि ये निकट भविष्य में खत्म हो जाएंगे। इसलिए हमें इस पर निर्भरता कम करनी पड़ेगी। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि हमें ऐसे ईंधन को चुनना है स्टूडेंट कि भविष्य में उससे पर्यावरण को नुकसान ना हो। साथ साथ
पर्यावरण प्रदूषित ना हो, इसके अलावा मनुष्य के स्वास्थ्य को कोई इफेक्ट ना पड़े, वन्य जीव सुरक्षित रहें। इसके साथ साथ कहने का मतलब है पर्यावरण संतुलन बना रहे, क्योंकि बड़े पैमाने वृक्षों को काटने पर क्या होता है, पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाता है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस जैसी घटनाएं घटती हैं और धरती का टेम्परेचर बढ़ता है। महासागरों में बर्फ़ क्या होती है, महाद्वीप जो बर्फीले भाग उनका बर्फ़ पिघलता है, महासागरों का जलस्तर बढ़ता है, कई द्वीप डूबने के कगार पर हैं। तो हमें ऐसे प्रयास करने पड़ेंगे, नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोतों की तरफ बढ़ना पड़ेगा, खास करके सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा की तरफ हमको ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो कोयला पेट्रोलियम के जो स्रोत हैं वो निकट भविष्य में ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए हमें ज़्यादा निर्भरता हमें नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान देनी चाहिए। हमारा जो पूरा प्रयास है नवीनीकरण स्रोतों पर लगाना चाहिए, क्योंकि अनवीनीकरण स्रोत की जो ऊर्जा स्रोत है वो प्रदूषण ही फैलाते हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते हैं, वन्य जीवों को नुकसान पहुँचाते हैं, जल प्रदूषित करते हैं, वायु प्रदूषित करते हैं, मृदा प्रदूषित करते हैं। तो इन सभी से बचने के लिए हमें नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत को अपनाना पड़ेगा। लेकिन ध्यान दीजिए स्टूडेंट, नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत को अपनाने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि नवीनीकरण ऊर्जा को अपनाने से पहले भी हमें पर्यावरण को नुकसान होने से बचाना है, क्योंकि हमारा जो मेन स्रोत है पर्यावरण को बचाना, वायुमंडल को बचाना, हमारी धरती को आने वाले भविष्य के लिए सुरक्षित रखना ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि हम ऊर्जा के स्रोतों का सफलतापूर्वक उपयोग करें, अच्छी टेक्नोलॉजी अपनाएं, ताकि कम से कम ऊर्जा का उपयोग करके, कम से कम ईंधन का उपयोग करके अधिक से अधिक ऊर्जा प्राप्त कर सकें। तो स्टूडेंट, आज आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया है। आप इसका एक्सरसाइज कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी